नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः है जो सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हमारे मेवाड़ का इतिहास। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करूँ तो हमने ये जो कुंभा कंप्लीट कर लिया था। आज कुंभा से आगे हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो अगला राजा है उसका नाम हमारा रायमल, महाराणा रायमल या रायमल की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जब कुंभा पढ़ा तो हमने पढ़ा कि कुंभा का बेटा था उद्दा, और उस उद्दा ने है जो कुंभा की है जो कुंभलगढ़ के अंदर क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। कहते हैं ये दिन कुंभा है जो शिवलिंग के सामने है जो जल चढ़ा रहा था, तो उस टाइम है जो उद्दा पीछे से उसके जो चाकू मार के क्या कर देता, हत्या कर देता। जिससे ही उसके कुंभा की बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और अगला राजा बाद में उद्दा बनता है। उद्दा बनता तो लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के जो मंत्री वगैरह उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा भाई था जिसका नाम था रायमल। उद्दा का दूसरा भाई था रायमल। बाद में रायमल के और आपके उद्दा के बीच में कुछ युद्ध वगैरह होते हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो कुंभा के और रायमल के और उद्दा के बीच में दो युद्ध होते हैं। एक का युद्ध का नाम था हमारे दाड़िमपुर का युद्ध, दाड़िमपुर का युद्ध, और एक था हमारे जावर का युद्ध। और मैं दोनों युद्ध की बात करूं तो दोनों युद्ध के अंदर कौन जीता है, तो दोनों युद्ध के अंदर हमारे कौन, रायमल की क्या होती है, विजय होती है। और वहां की जो जनता है, वहां के जो मंत्री वगैरह है वो उद्दा को क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो उद्दा स्वीकार नहीं करते तो बाद में उद्दा मालवा का एक राजा था जिसका नाम था गयासा, और इस गयासा के पास में क्या करता है, चला जाता है। गयासा बाद में रायमल पर अटैक करता है, ये दोनों मिलकर। बाद में रायमल है जो गयासा को भी क्या कर देता है, हरा देता है। तो आपको ये लाइन याद रखना कि मालवा के गयासा को हराता है रायमल। तो ये थोड़े इन दोनों भाइयों के बीच में कुछ उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो इसके बारे में आपको क्या देखना है, याद रखना। दो युद्ध हुए थे, दाड़िमपुर का युद्ध और जावर का युद्ध। इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके पिता, तो इसके पिता हम सब जानते हैं कि इसके पिता का नाम था महाराणा कुंभा, और इसका जो टाइम पीरियड था वो हमारे 1473 से लेकर 1509 तक था। तो जो कुंभा की जो डेथ हुई थी वो थी हमारे 1468 के अंदर, 1468 के अंदर होती है। ये जो 4-5 वर्ष का टाइम है, इनके बीच में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसके बीच में लग गया था। पूर्णतः ये राजा कब बनता है, तो 1473 में बनता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। जो आपके महत्वपूर्ण राजा है उनके ये जो आपको टाइम पीरियड याद रखना है। तो चलते हैं आगे। तो इसके पिता हो गए हमारे कुंभा, और इसके बीच में दोनों युद्ध याद रखना। ये तो दाड़िमपुर का युद्ध हमारा, और एक जावर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ और आपके विजय किसकी होती है, और ध्यान रखना कि मालवा के किसको हराता है, गयासा को भी हराता है। ये भी हमारे जो याद रखने वाली बात है। अगला आता है इसका कंस्ट्रक्शन। किसने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करवाए, तो कुंभा ने वैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कार्य करवाए, पीछे कुछ बचा ही नहीं। तो इसने है जो एकलिंग जी का जो मंदिर है, हमने पढ़ा एकलिंग जी का मंदिर जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और उसका जो रेमपाट का निर्माण है वो हमारे महाराणा मोकल ने करवाया था। उसी एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, मैं बात करूं एकलिंग जी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप की, जो वर्तमान स्वरूप प्रेजेंट फॉर्म है वो किसने दी, तो हमारी इस महाराणा मुगल ने, सॉरी रायमल जी ने दी थी। तो ध्यान रखना कि हमारे एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बने हैं। और ये मंदिर का तो पहले हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। नागदा के अंदर ये हमारे क्या मंदिर है, बप्पा रावल ने बनाया था, और भगवान शिव जी का ये क्या मंदिर है, क्लियर है। इसके अलावा इसने और एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था अद्भुत जी का मंदिर। अद्भुत जी का मंदिर, और वहां क्या कहता है कि जो लोकल लोग थे उनसे ये अद्भुत जी नाम आता नहीं था, तो वो इस मंदिर को बोलते थे अद्भुत जी का मंदिर।
अद्भुत जी या अद्भुत जी का जो मंदिर है उसका भी निर्माण कौन करवाता था, हमारा कौन करवाता, उसका निर्माण भी रायमल क्या करवाता, निर्माण करवाता है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि इसकी एक रानी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर। हमने पढ़ा था आंवल बावल वाली संधि के दौरान श्रृंगार कंवर के बारे में। श्रृंगार कंवर जिसका आंवल बावल वाले संधि के दौरान जोधा की राजकुमारी थी और इसका विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ करवाया था। मैंने ये आपको बात बताई थी, ये रायमल वही है और ये श्रृंगार कंवर ही वही है। ये श्रृंगार कंवर घोसुंडी के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करती है। घोसुंडी में बावड़ी का क्या करती है, निर्माण करती है। घोसुंडी के अंदर बावड़ी का निर्माण करवाती है। इसके अलावा इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी कि जो घोसुंडी का जो बावड़ी का जो अभिलेख है, मैं बात करूं जो घोसुंडी बावड़ी का अभिलेख, इस घोसुंडी बावड़ी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर इसके है जो मैं बात करूं कि दादा और दादा था इसका रायमल और इसका पिता, तो इसका पिता था जोधा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके जो घोसुंडी वाला बावड़ी का जो अभिलेख है इसके अंदर हमें ये मिलता है कि ये श्रृंगार कंवर बोलते हैं कि मैं श्रृंगार कंवर जो कि किसकी पोती हूँ, रायमल की पोती हूँ, या किस मेरे पिता का नाम क्या है, जोधा है, मैं मारवाड़ की राजकुमारी हूँ और वो यहाँ पर फलानी जगह क्या करवाते हैं, बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। ये हमें यहाँ से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक हमें घोसुंडी के अंदर एक और अभिलेख मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। घोसुंडी इनक्रिप्शन, एक वहां पर घोसुंडी के अंदर दो अभिलेख है। एक अभिलेख जिसका निर्माण है जो आपने श्रृंगार कंवर वाली बावड़ी पर लगा हुआ, एक इससे पुराना एक इनक्रिप्शन है वहीं पर सेम जगह पर जिसका नाम है कि हमारे घोसुंडी अभिलेख है। ये अभिलेख है, ये हमारे दूसरी शताब्दी का, कब का, दूसरी शताब्दी का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि ये कोई गज का राजा था जिसका नाम था सर्वतात। गज के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसकी क्या देता है, जानकारी देता है। और कहते हैं कि राजस्थान के जितने भी प्राचीन अभिलेख है उसमें से ये एक अभिलेख ये भी माना जाता है। तो राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। और इससे जो भागवत पुराण की भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये वो जो बावड़ी वाले इंक्रिप्शन वो भी घोसुंडी इंक्रिप्शन के नाम से, और ये भी हमारे किसके नाम से, घोसुंडी अभिलेख के नाम से। लेकिन दोनों है अलग अलग अभिलेख, ये तो 2वीं शताब्दी के हैं और वो अभिलेख कब का, तो हमारे 14वीं शताब्दी का अभिलेख है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली हेडिंग है हमारे रायमल के पुत्र, कि रायमल जी के कौन कौन से पुत्र थे उनके बारे में देखते हैं। तो रायमल जी के 3 पुत्र थे। इनके पुत्रों की बात करते हैं तो इनके 3 पुत्र थे।
सबसे बड़ा जो बड़ा बेटा था उसका नाम था पृथ्वीराज। दूसरा बेटा जिसका नाम था जयमल, और तीसरा बेटा था जिसका नाम था हमारे संगा। इस संगा का दूसरा नाम है संग्राम सिंह। इसके बारे में क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। एक एक के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं पृथ्वीराज के बारे में। कहते हैं इस पृथ्वीराज को है जो उड़ना राजकुमार भी कहते थे, फ्लाइंग प्रिंस भी के नाम से भी जानते थे। उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस के नाम से भी इसको जानते थे। और कहते हैं कि इसकी एक रानी थी, और इसकी रानी का नाम था तारा। और इस तारा के कारण जो हमारा अजमेर का जो किला है उसका नाम क्या बना, तारागढ़ बना। तो इसकी रानी तारा के नाम से अजमेर के किले को क्या करते हैं, जाना जाता है। इसका नाम था हमारे तारा। तो इसका जो किला का बाद में जो नाम हुआ था वो आता हमारे तारागढ़। अजमेर के अंदर है हमारा तारागढ़, तो वो इसी के नाम से जो तारागढ़ पड़ा था। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। उड़ना राजकुमार भी कहते थे, फ्लाइंग प्रिंस था। और इसकी जो हमारे मैं बात करूं तारा, इसकी जो रानी थी उसके नाम से इसका क्या नाम पड़ा, तारागढ़ पड़ा। कहते हैं कि इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था आनंदाबाई। पृथ्वीराज की बहन जिसका क्या नाम था, हमारे आनंदाबाई नाम था। आनंदाबाई नाम था। और इस आनंदाबाई का जो विवाह है वो हमारे सिरोही के एक राजा के साथ हो रखा था जिसका नाम था हमारे जगमाल देवड़ा। सिरोही के एक राजा के साथ हो रखा था जिसका नाम था हमारे जगमाल देवड़ा नाम था, उसके साथ हो रखा था। और कहते हैं ये जो जगमाल देवड़ा वो इसको हमेशा परेशान किया करता था, इसको मार दिया करता था आनंदाबाई को। तो कहते हैं कि आनंदाबाई ने एक बार पृथ्वीराज को बता दिया था, और बाद में पृथ्वीराज इस जगमाल के पास जाता सिरोही और इसको वहां पर थोड़ा धमकाता उमकाता भी। तो बाद में कहते हैं कि जगमाल देवड़ा जब दूसरे दिन वापस पृथ्वीराज आ रहा था तो उस टाइम इसको कुछ नाश्ते में या खाने के लिए लड्डू देता है। कहता है कि रास्ते में जो आप नाश्ता कर लेना। तो कहते हैं जो लड्डू दिए थे उसके अंदर जहर मिला हुआ था, और उस जहरीले लड्डू खाने की वजह से पृथ्वीराज के बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना कि इसके जहर देने से पृथ्वीराज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाद में इसकी जो छतरी है, मैं बात करूं पृथ्वीराज की छतरी, वो हमारे कुंभलगढ़ में बनी। पृथ्वीराज की छतरी जो कि कहां पर है, हमारे कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ में इसकी छतरी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं जो छतरी है इसकी, वो 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की है, तो ये 12 खंभों की छतरी है। तो ये हमारा क्या था, पृथ्वीराज। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला इसका जो दूसरा मैं बात करूं, रायमल का बेटा था जिसका नाम था हमारे रायमल। और कहते हैं ये जो रायमल है ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया।
सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ क्या करता है, मारा जाता है। उसके बाद में इसका तीसरा बेटा था जिसका नाम था सांगा। सांगा जो कि बाद में अगला मेवाड़ का क्या बनता है, राजा बनता है। रायमल के बाद में अगला मेवाड़ का राजा कौन बनता है, तो कौन बनता है, हमारा सांगा इसका अगला क्या बनता है, राजा बनता है। तो सांगा के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। महाराणा सांगा महाराणा सांगा का सबसे पहले तो टाइम पीरियड आपको याद रखना, क्योंकि महाराणा सांगा इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक है और ये स्पेशली ये जो सुपरवाइजर के लिए भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में भी सांगा दे रखा है, तो इसलिए भी ये क्या हमारे इंपॉर्टेंट राजा है। सुपरवाइजर में वही राजा दे रखे जो इंपॉर्टेंट है। तो सांगा का टाइम पीरियड आपको याद रखना 1509 से लेकर 1528, ये इसका टाइम पीरियड था। और बात करते हैं सांगा के बारे में। तो सांगा किसका पुत्र था, तो रायमल का। तो ये भी ध्यान रखना कि रायमल का क्या था, पुत्र था, रायमल का पुत्र था। अब कहते हैं कि जब सांगा और जब है जो आपके राजकुमार थे, तो उस टाइम इनके जो तीनों भाई थे इनके बीच में एक बार है जो राजा बनने की वो थोड़ी बहस हो गई थी। तो कहते हैं कि इनके एक राज्य के अंदर एक महिला थी जो हाथ देकर उनका भविष्य बता दिया करती थी। तो उसने जो हमारे यहाँ पर जो महिला थी उसने जो सांगा का हाथ देकर इसको बता दिया कि यह अगला मेवाड़ क्या बनेगी, राजा बनेगा। तो इसके जो दूसरे भाई है पृथ्वीराज और जो हमारा जयमल, वो इसको मारने के लिए करते हैं, पीछे दौड़ते हैं इसके। तो इसके पीछे दौड़ते थे, यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम था बिद्दा जेतमालोत। बिद्दा जेतमालोत। और कहते हैं कि जो बिद्दा जेतमालोत है वो यहाँ पर सांगा की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सांगा जब दौड़ता दौड़ता आता है तो इसको जो एक फ्रेश घोड़ा देता है और उसको आगे के लिए जो वहां से निकाल देता है। और बाद में जो आए थे पृथ्वीराज, और उनसे बाद में ये अकेला वहां पर लड़ता है और कहते हैं लड़ता हुआ मारा जाता है पृथ्वीराज के सामने। तो इसके बारे में ध्यान रखना, सांगा की जो कौन सहायता करता है, तो बिद्दा जेतमालोत तो उसकी क्या करता है, वहां पर सहायता करता है। अन्यथा इसको जो पृथ्वीराज और वहां पर जो मार देते थे और बाद में ये अगला राजा नहीं बन पाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि जेतमालोत तल झूंझियान करवाड़ा कटे, सांगो भोगे चित्रकूट सर बिदा सटे। तो ये भी इसके बारे में कहा जाता है। तो ये बिद्दा जेतमालोत इसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना का। उसके बाद में कहते हैं कि सांगा अजमेर के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि कहां पर है, हमारे अजमेर के पास में जगह है। और इसके पास में बाद में क्या लेता है, भाग्य क्या लेता है, शरण लेता है। यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था हमारे करमचंद पंवार। श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार के पास में सांगा शरण लेता है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना, कहाँ पर शरण लेता है, तो इसके साथ में आपके क्या लेता है, शरण लेता है। बाद में उसको जैसे पता चला कि पृथ्वीराज की वहां से जहरीले लड्डू खाने से मौत हो गई, उसके बाद में जयमल राजा बनता है। जयमल सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो उसके बाद में ये वापस वहां पर जाता है मेवाड़ और बाद में इसका राज तिलक होता है। फाइनली 1509 में ये क्या बन जाता है, यहाँ का राजा बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे सांगा की हमारे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स कि सांगा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रही थी, इसने कौन कौन से अपने जीवन काल के अंदर युद्ध लड़े, उन युद्धों का क्या परिणाम रहा, युद्ध का क्या कारण था, किस लिए युद्ध हुए, तो उन सारी बातों के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एक है स्ट्रगल विथ दिल्ली। स्ट्रगल विथ दिल्ली दिल्ली के साथ में इसका क्या संघर्ष था, तो उसके बारे में मैं जो एक बार नजर घुमा लेते हैं। सांगा का दिल्ली वालों के साथ में क्या संघर्ष था, तो उसके बारे में भी हमें देख लेते हैं।
दिल्ली के साथ संघर्ष। स्ट्रगल विथ दिल्ली, दिल्ली वालों का क्या साथ संघर्ष था? तो कहते हैं कि जब दो चीज याद रखनी है कि जब सांगा राजा बनता है तब वहां का शासक कौन था और इसका जो स्ट्रगल था वो किसके साथ था। तो दो चीज यहाँ पर है कि जब सांगा राजा बनता है तब दिल्ली का शासक कौन था? तब तो दिल्ली का शासक था हमारे सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी यहाँ का क्या था? शासक था। लेकिन जो सांगा का जो संघर्ष था वो किसके साथ था? तो सांगा को जो संघर्ष था वो था हमारे सिकंदर लोधी का पुत्र था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ में इसका क्या था? संघर्ष था। इसके जो भी युद्ध हुए वो किसके साथ में हुए? तो इब्राहिम लोधी के साथ में इसके क्या हुआ? स्ट्रगल हुए, युद्ध हुए। तो इसके बारे में जानना, दोनों चीज याद रखना कि शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। और इसका जो संघर्ष था वो किसके साथ था? तो वो इसका संघर्ष था हमारे इब्राहिम लोधी के साथ में। आगे चलते हैं, कौन कौन से युद्ध हुए? तो इसके साथ में दो युद्ध हुए। इनके कितने युद्ध हुए? दो युद्ध हुए। कौन कौन से थे दो युद्ध? तो एक तो युद्ध था हमारा खातौली का युद्ध और दूसरा युद्ध था हमारा बाड़ी का युद्ध। बात करें कौन कौन से युद्ध हुए तो ये था हमारा खातौली का युद्ध और एक हुआ था हमारा बाड़ी का युद्ध। खातौली जो जगह है वो है हमारी कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर ये जगह है। और जो बाड़ी है वो हमारी कहां पर है? धौलपुर के अंदर ये जगह है। कब होते हैं युद्ध? तो ये युद्ध होता है हमारा 1517 के अंदर और ये युद्ध होता है हमारा 1518 के अंदर। इस दोनों के अंदर, दोनों युद्ध के अंदर क्या परिणाम रहा युद्ध का? तो कहते हैं कि दोनों युद्ध के अंदर सांगा की क्या होती है? विजय होती है। मैं इधर लिख देता हूं, दोनों ही युद्ध में सांगा की विजय हुई। और जो बाड़ी वाला युद्ध था इसके अंदर इसका एक सेनापति था, उसका नाम आपको ध्यान रखना। तो इस युद्ध के अंदर इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मियां खान। मियां खान करके इसका एक सेनापति था। तो ये आपको दिल्ली के साथ में इसका जो संघर्ष है वो आपको क्या रखना, ध्यान रखना कि इसका दिल्ली के साथ में क्या संघर्ष था। शासक कौन था? हमारा सिकंदर लोधी। और इसका जो संघर्ष था वो सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी, उसके साथ इसका संघर्ष था। दो युद्ध होते हैं, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातौली कोटा के अंदर है और बाड़ी हमारे कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। 1517 और 18 के अंदर होता है। और दोनों युद्ध के अंदर किसकी जीत होती है? तो सांगा की क्या होती है? जीत होती है। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा मालवा के साथ संघर्ष। सांगा का मालवा के साथ में क्या संघर्ष था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दो नंबर आता है हमारा मालवा के साथ संघर्ष। स्ट्रगल विथ मालवा, मालवा के साथ संघर्ष। जो माल वाला जो युद्ध हुआ था उसी के अंदर आपको क्या रखनी है? दो बातें याद रखनी है आपके, इसका शासक कौन था और इसका जो संघर्ष था वो किसके साथ था। तो जब ये सांगा यहाँ का राजा बनता है तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था हमारे नासिर शाह। नासिर शाह यहाँ का शासक था। और इसका जो स्ट्रगल था वो किसके साथ में था? तो इसका जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो इसका पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खिलजी सेकंड। मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ इसका क्या था? संघर्ष था। एक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट आया था जो कि कुंभा के टाइम था, एक अलाउद्दीन खिलजी आया था
जो कि हमारे रतन सिंह के टाइम था। तो ये तीनों अलग अलग, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के समय, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट कुंभा के समय जो सारंगपुर वाला युद्ध हुआ था उसमें आया था, और ये मोहम्मद खिलजी जो कि कौन से युद्ध में आता किसके साथ में था, तो ये हमारे सांगा के समकालीन था। इसके आगे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके साथ में कौन सा युद्ध होता है, तो इसके एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था हमारे गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, और ये युद्ध है हमारे, ये होता है हमारे 1519 के अंदर। गागरोन जो कि हमारे कहां पर है, झालावाड़ के अंदर ये जगह है, वहां पर ये युद्ध होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस युद्ध के क्या क्या कारण थे, इस युद्ध की क्या क्या कॉजेज रहे जिसके कारण ये युद्ध था। बात करते हैं इसके में कारण की। तो इस युद्ध का एक कारण तो परमानेंट सब में सेम ही होता है, और वो पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा मैं इसका कारण बताऊं तो दूसरा इसका एक प्रमुख कारण था, वो था हमारे चंदेरी मेदिनी राय। चंदेरी का मेदिनी राय इसका क्या था, एक प्रमुख कारण था। कहते हैं कि चंदेरी नाम की जगह वहां का एक शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय है जो हमारे आपके मोहम्मद खिलजी सेकंड का क्या था, विद्रोही था। लेकिन ये सांगा का क्या था, खास दोस्त था, और सांगा का दोस्त होने के कारण सांगा इसको क्या देता है, शरण देता है। शरण ही नहीं देता बल्कि इसको है जो आपके गागरोन की जागीर और देता है, इसको गागरोन की जागीर भी देता है, गागरोन की जागीर देता है। तो ये वहां पर चंदेरी का मैदान है, गागरोन के अंदर रहता है। तो बाद में मोहम्मद खिलजी हमारे कहाँ पर अटैक करता है, तो ये हमारे आपके झालावाड़ गागरोन पर क्या करता है, अटैक करता है। और इस युद्ध कौन जीतता है, तो इस युद्ध के अंदर हमारे सांगा की क्या होती है, विजय होती है। सांगा की क्या होती है, इसके अंदर विजय होती है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। तो हमारे मालवा के साथ हमने संघर्ष पढ़ लिया और दिल्ली के साथ संघर्ष पढ़ लिया, दोनों शायद आपके क्लियर होंगे। अब पढ़ते हैं हम हमारे गुजरात के साथ संघर्ष। क्या सांगा का है जो गुजरात के साथ क्या संघर्ष था, तो उसके बारे में देखिए। गुजरात के साथ संघर्ष, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ का वही सेम 30 बातें, शासक कौन था, और यहाँ का बात करूं तो पहली चीज तो यहाँ का शासक कौन था, दूसरी बात इसका जो संघर्ष था वो किसके साथ था। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा, और इसका जो संघर्ष चल रहा था वो चलता था हमारे मुजफ्फर शाह के साथ में। मुजफ्फर शाह सेकंड करके एक शासक था, उसके साथ में इसका क्या था, संघर्ष चल रहा था। संघर्ष का क्या कारण था इसके साथ में, तो इसके साथ में कोई स्पेशल युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन ये आपस में क्या था, दुश्मन थे। और इसका एक ही कारण था, और वो कारण था हमारे एक राठौड़ रियासत पड़ती है हमारे गुजरात के अंदर जिसका नाम था ईडर। ईडर रियासत इस युद्ध का क्या, इनके दोनों के बीच में जो क्या था, प्रमुख कारण था। तो ईडर रियासत इसका क्या थे, प्रमुख कारण थे। ईडर रियासत के अंदर दो भाई थे, एक का नाम था हमारे रायमल और एक का नाम था भारमल। मैं आपको समझा देता हूँ, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं ईडर रियासत के अंदर दो भाई थे, एक का नाम था हमारे रायमल और दूसरे भाई का नाम था भारमल। बड़ा भाई हमारे रायमल था, तो रायमल राजा बनना चाहिए, और छोटा हमारा भारमल था। जो मुजफ्फर शाह सेकंड है, मैं बात करूं मुजफ्फर शाह की, तो ये जो मुजफ्फर शाह सेकंड है वो हमारे रायमल के खिलाफ किसकी सहायता करते हैं, भारमल की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन जो सांगा है वो किसको राजा बनाना चाहता था, तो सांगा किसको, आपके रायमल को क्या बनाना चाहता था, यहाँ का
राजा बना दिया। तो इसकी सहायता कौन कर रहा था? इसकी सहायता कर रहा था हमारे संगा। तो ये रियासत को लेकर इनके बीच में कुछ टकराव आया था। और कहते हैं बाद में रायमल की वहां पर डेथ हो जाती है। बाद में वहां का जो भारमल है वो आज में किसके पास में आता है? संगा के पास में आता है। और संगा उसको इंटर का क्या बना देता? परमानेंट क्या बना देता? राजा बना देता। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो हमने तीनों बड़ी रियासतों के साथ संघर्ष पढ़ लिया, दिल्ली के साथ संघर्ष पढ़ लिया, मालवा के साथ पढ़ लिया और गुजरात के साथ पढ़ लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये तो गागरण वाला युद्ध याद रखना, खतौड़ी बागड़ी वाला युद्ध याद रखना, किसके बीच में कब हुआ। इसके अलावा इनके तीनों तीन याद 6 चीज याद रखनी कि दिल्ली का शासक कौन था और वहां इसका संघर्ष किसके साथ था, मालवा का शासक कौन था, इसका संघर्ष किसके साथ था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी हम नेक्स्ट चीजें वो अगले बाबर के साथ में और संगा के साथ में क्या संघर्ष था, इनके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।